जारी कर दिया है जो गैर मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अनुरोध पर शुरू होने वाले इस सर्वे का मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहे हैं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस सर्वे को छोटा एनआरसी बताया है, जबकि प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री इसे मुस्लिम बच्चों की बेहतरी के लिए उठाया गया कदम बताया है। आज की पॉलिटिक्स में इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं यह खास रिपोर्ट। मदरसों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि यूपी वाले बाबा जी ने अब गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का आदेश दे दिया है और ये सर्वे अक्टूबर महीने में पूरा कर लिया जाएगा। अब जितने भी अवैध मदरसों के पैरोकार हैं, उनमें खलबली मच गई है। हैदराबादी भाईजान का तो कहना है कि यूपी में मदरसों का सर्वे छोटा एनआरसी लागू करने जैसा है। को इस्लाम को बदनाम करना जो आप नफरत करते हैं, कल आप ऑर्डर पास कर दो ना भाई, कुरान नहीं मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो, यही करना चाह रहे आप, आपका मकसद यही है। वहीं सरकार के उप सचिव शकील अहमद सिद्दीकी की ओर से जारी आदेश में यह कहा गया है कि 10 सितंबर तक इस सर्वे के लिए टीम गठित की जाएगी, जिसमें तहसील के उप जिलाधिकारी, जिला शिक्षा बेसिक अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शामिल होंगे। ये टीम डीएम को रिपोर्ट सौंपेंगी। सरकार के इस फैसले को लेकर शिया गुरु धर्म मौलाना याकूब अब्बास ने कहा है कि हम लोग सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी पहल है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल का वेलकम करता हूँ। मगर हमारे मदारिस अरबिया का बड़ा योगदान है हमारे मुल्क की आज़ादी में और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में मदारिस अरबिया ने अहम जिम्मेदारी निभाई है, लिहाजा अहम भूमिका अदा की है। लिहाजा मदारिस अरबिया को शक की निगाह से देखना मेरे ख्याल से गलत है। अगर जो कुछ मदरसे सरहद पे बॉर्डर्स के इलाके में हैं और कहीं जब केंद्र सरकार हो या प्रादेशिक सरकारें हों, उनको कोई रिपोर्ट्स मिल रही है तो उनको चिन्हित करना चाहिए है, क्योंकि मैं भी कई मदारिस अरबिया का जिम्मेदार हूँ। लिहाजा मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि एक ही लाठी से सबको नहीं हका जाता। इस संबंध में राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बताया है कि सर्वे में मदरसे का नाम, उसका संचालन करने वाली संस्था का नाम, मदरसा निजी या किराए के भवन में चलाया जा रहा इसकी जानकारी, मदरसे में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की संख्या, पेयजल, फर्नीचर, बिजली की सप्लाई और शौचालय की व्यवस्था, टीचर्स की संख्या, मदरसे में लागू करिकुलम, मदरसे की इनकम का सोर्स और किसी गैर सरकारी संस्था से मदरसे की संबद्धता से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा की जाएंगी। राज्य मंत्री का कहना है कि योगी सरकार मुस्लिम युवाओं की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार ने मदरसों को आधुनिक और डिजिटल करने का काम किया है। ये सर्वे मुस्लिम बच्चों की भलाई के लिए है। इस सर्वे से जानकारी जुटाई जाएगी कि अलग अलग जिलों में ऐसे कौन से मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं। 25 अक्टूबर तक जिला अधिकारी उस रिपोर्ट को शासन को भेजेगा। इस समय प्रदेश में कुल 16,461 मदरसे हैं, जिनमें से 560 को सरकारी अनुदान दिया जाता है। इनमें से कई ऐसे मदरसे हैं जो एनजीओ संचालित कर रहे हैं, इसलिए इनके आय के स्रोत की जानकारी जुटाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसी ही लापरवाही का परिणाम असम में देखने को मिला, जहां मदरसों के पीएफआई, अलकायदा, बांग्लादेश के आतंकी संगठनों से लिंक सामने आए थे, जिसके बाद हिमांता सरकार ने कार्रवाई करते 3 मदरसों पर बुलडोजर चलाकर गिरा दिया था और कई मौलानाओं को गिरफ्तार भी किया गया था। इसको लेकर एआईएमआईएम नेता सैयद आशिम बकार ने कहा है कि मदरसों को लेकर बीजेपी नेताओं में होड़ लगी हुई है। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा आसाम में बच्चों के पढ़ने की जगह मदरसों पर बुलडोजर चला के उन्हें ध्वस्त कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। आजकल भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं में और खासकर मुख्यमंत्रियों में, कई मुख्यमंत्रियों में एक होड़ लगी हुई है कि बड़ा बुलडोजर मैन कौन। सवाल ये है कि क्या वाकई मदरसों में हो रही गतिविधियों के पीछे देशद्रोहियों, कट्टरपंथियों, आतंकी संगठनों का हाथ है
ये हम नहीं कह रहे, ये तो पिछले कुछ सालों से मदरसों से ही पकड़े गए लोगों के खुलासे से हुआ है। चाहे बिहार में मदरसे की आड़ में पीएफआई की इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश हो, चाहे सर तन से जुदा के निकले नारे हों, चाहे लफ्ज़ जिहाद को लेकर मदरसों से निकले युवाओं की करतूत हो, जिसे हम दुमका की अंकिता की हत्या के रूप में देख रहे हैं, जिसमें आरोपी का कनेक्शन पीएफआई से जुड़ा आ रहा है, चाहे अब की दिल्ली की घटना हो जिसमें एक जिहादी हिंदू आईडी बनाकर लड़की को प्रेम जाल में फंसाता है और मामला खुलने पर लड़की को गोली मार देता है, या फिर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश में हुए दंगे हों जिसमें सुनियोजित तरीके से जुमे की नमाज के बाद उपद्रवी भीड़ दंगा करती है। फिलहाल योगी सरकार के इस फैसले पर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय करा दें उन मेहमानों से। यश भारतीय हैं, सपा प्रवक्ता, दुर्गेश मिश्रा हैं, हिंदू संगठन के सदस्य हैं ये, अनिल गर्ग हैं, राजनीतिक विश्लेषक और संघ प्रचारक हैं ये, मौलाना कुम्मी मुस्लिम स्कॉलर हैं, और वेद भूषण जी हैं, पूर्व एसीपी रह चुके हैं, पुलिस विभाग में बड़े अधिकारी रह चुके हैं। तमाम मेहमानों का स्वागत है हमारे इस आज की पॉलिटिक्स जो कार्यक्रम है उसमें तमाम मेहमानों का स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल, यश भारतीय जी, आपको क्या लगता है कि जो योगी सरकार ने जो ये फैसला किया है, सर्वे कराने का फैसला किया है, आप इसके साथ हैं इस फैसले के, या फिर आप इसकी मजम्मत करते हैं? नहीं, सरकार अपना काम करती रहती है, सरकार निरंतर अपना काम करे। हाँ। लेकिन काम करने के जो तौर तरीके हैं, जैसे कि अभी आपकी रिपोर्ट देख रहा था मैं, उसमें रिपोर्ट में आपने एक तरीके से पूरी तरीके से ये दिखाने की कोशिश हो गई है कि मदरसों से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती हैं, जुम्मे की नमाज से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती हैं। तो ये देश में सौहार्द बनाने जैसे वातावरण बनाने वाली रिपोर्ट नहीं हुई। कहीं ना कहीं इसमें कमी है, मुझे लगता है इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर अभी जो है रामनवमी के जुलूस के समय पे काफी दंगे हुए, तो हम ये कहें कि जो जुलूस निकाल रहे थे उन्होंने ही दंगे किए, जुलूस निकालने वाले सभी लोग जो है वो दंगे करते। उपद्रवी कुछ खिलाफत मानसिकता के लोग हर जगह पाए जाते हैं। जैसे समाज में महिलाओं के प्रति कुरीति रखने वाले, कुछ गंदी सोच रखने वाले लोग हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन कहा जाए कि नहीं एक वर्ग विशेष में पाए जाते हैं, तो ये आरोप मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। वैसे ही ये सब बातें करना, मदरसा एक शिक्षा का केंद्र है, उसमें बेहतर शिक्षा कैसे हो इस पे सरकार को ध्यान देना है, हमारे मीडिया के साथियों को ध्यान देना है, और इस व्यवस्था को देखते अगर बेहतर रिपोर्ट बनाई जाए तो ठीक रहेगा। जो खामियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए, जैसे हमारे शासकीय विद्यालयों में, जहां उत्तर प्रदेश के अंदर मिड डे मील में अगर दाल में पानी ज्यादा मिलाया जाता है और हमारे पत्रकार साथी दिखाते हैं तो सरकार उसको जेल में बंद कर देती है, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा देती है। तो ये तो कोई देशद्रोह नहीं हुआ उस पत्रकार की तरफ से। उसने अगर सरकार की कोई खामियां दिखाई हैं और सरकार को दिखाया है कि ये खामियां इनको दूर होना चाहिए, तो सरकार वो खामियों को दूर ना करते हुए किसी पत्रकार को देशद्रोह का मुकदमा लगा के जेल भेज दे। उसी तरीके से अगर मदरसों का आप कुछ निरीक्षण करना चाहते हैं, कोई डाटाबेस बनाना चाहते हैं, ठीक है, स्वागत है आपका, करिए। बेहतर शिक्षा की तरफ हम कैसे काम कर सकते हैं उस पर काम कीजिए। अगर मान्यता प्राप्त नहीं है तो मान्यता देने का काम कीजिए, मेन स्ट्रीम शिक्षा से उसको जोड़िए। क्यों मान्यता नहीं मिल पा रही, उन रुकावटों को दूर कीजिए। बेहतर शिक्षा कैसे उत्तर प्रदेश में हो, देश में हो, इस पे काम होना चाहिए। ठीक है। अनिल गर्ग जी, आवाज पहुंच रही है आपके पास? अनिल गर्ग जी सुन पा रहे हैं? चलिए तब तक दुर्गेश मिश्रा जी का रुख करते हैं। दुर्गेश जी सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। दुर्गेश जी, जिस तरह की बात आ रही है, जिस तरीके से ये सपा प्रवक्ता ने भी कहा है कि जो तमाम आरोप लगा दिए जाते हैं मदरसे पे, कि जो भी अगर आतंकवाद की शुरुआत होती है, जिहाद की शुरुआत होती है, दंगे की शुरुआत होती है, तो हमेशा से ये आरोप लगता आया है कि इसकी शुरुआत जो है वो मदरसे से होती है। तो ऐसी सोच क्यों है तमाम हिंदू संगठनों की, या फिर आप जिसकी वो करते हैं, जिसका साथ देते हैं, जिस संगठन से आप जुड़े हुए हैं, उनकी ऐसी सोच क्यों है? बिल्कुल, मदरसे से ही इस हिंसक गतिविधियों की शुरुआत होती है। आखिर जो तालिबान एक संगठन है जिसने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, और पाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा तालिबान से प्रभावित है।
जो तालिबान है, तालिब का एक वचन होता है तालिब, तालिब का मतलब छात्र, और तालिबान का मतलब छात्रों का बड़ा समूह। तो ये तालिबान है, ये कोई यूनिवर्सिटी के और किसी कॉन्वेंट स्कूल के या किसी संस्कृत विद्यालय के छात्र नहीं है। ये तालिबान जो है ये मदरसों के छात्र, और ये मदरसे जो है ये प्रभावित हैं दारुल उलूम देवबंद की विचारधारा से। तो आप ये समझिए कि दारुल उलूम देवबंद जो एक बड़ा मदरसा है, देश में मजहबी इदारा है, इनकी शिक्षा का केंद्र है, जब उसकी शिक्षाओं से अफगानिस्तान में इनके तालिब, इनके छात्र अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में आतंक मचाए हैं, तो उन्हीं शिक्षाओं से प्रभावित होकर यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों से आप संत बनने की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? इनके कोर्स में है काफिरों की हत्या करना, गजवाए हिंद, बाकायदा इनके कोर्स में पढ़ा जाता है, इनकी बुक्स में मेंशन है ना। और जैसे अभी कहा कि अभी रामनवमी की यात्रा निकली तो उसमें दंगा हो गया, तो भैया आप चलिए, वही संयोग था कि रामनवमी वाली यात्रा हुई, लेकिन मदरसों के छात्र तो लगभग हर शुक्रवार को जुम्मे के बाद कहीं ना कहीं पथराव करते। कश्मीर तो सालों तक इसी जूता रहा, और इंडोनेशिया में रामनवमी की यात्रा नहीं निकलती, फ्रांस में रामनवमी की यात्रा नहीं निकलती, पाकिस्तान में रामनवमी की यात्रा नहीं निकलती, अफगानिस्तान में रामनवमी की यात्रा नहीं निकलती। तो वहां ये कौन बम लगा रहा है और पत्थरबाजी कर रहा है? कौन औरतों को बेच रहा है बाजार में $10 में बेच रहा है? वहां क्या रामनवमी की यात्रा निकल रही है क्या? और मैं तो ये कहता हूं कि ये जो सेक्शन 30 है जिसमें इन अल्पसंख्यकों को धार्मिक शिक्षा का अधिकार दिया गया, बिल्कुल धार्मिक शिक्षा का अधिकार है, तो धार्मिक शिक्षा लेके ये मौलाना बने, मौलवी बने, फिर ये सरकार से सुविधाओं की क्यों मांग करते हैं? उनको नौकरी क्यों चाहिए? और पहली बात तो जब देश धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी धर्म को अपने बजट पे सपोर्ट नहीं करने की बात कहता है, तो सरकारी मदरसे भी क्यों होने चाहिए? इनको धार्मिक शिक्षा, जैसे हिंदू है धार्मिक शिक्षा देते हैं, तो हिंदू रामायण महाभारत पढ़ाने के लिए, वेद उपनिषद पढ़ाने के लिए हिंदुओं ने कोई विद्यालय नहीं खोल रखे सरकार की मदद से। अपने स्तर से घर में जो माँ होती है सबसे बड़ी गुरु होती है, बच्चों को ही वो सही संस्कार और ठीक है दुर्गेश जी, ठीक है, अगर चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे। यश जी आपके पास भी आऊंगा मैं, लेकिन पहले मौलाना साहब से बात कर लूं। मौलाना साहब, आपको जो तमाम आरोप दुर्गेश जी लगा रहे हैं उनका ये कहना है कि जो भी आतंकवाद हो उसकी शुरुआत, या फिर जो जिहाद हो उसकी शुरुआत, या जो भी दंगा हो उसकी शुरुआत सब मदरसे से होती है। और सबसे बड़ी बात कि जब ये सर्वे करने का आदेश दिया गया है तो सरकार की नीयत साफ है। सरकार का कहना है कि जो वहां पे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको बेसिक जो सुविधा होती है, जो जरूरत की चीजें होनी चाहिए एक पाठशाला में, कह लीजिए उसको पाठशाला में ही, तो वो तमाम जरूरी चीजें वहां है या नहीं है? तो इसका अगर सर्वे करवाना चाहती है सरकार तो उसमें गलत क्या है? आपकी आवाज नहीं आ रही मौलाना साहब, अनम्यूट कर लीजिए। ये ईयरफोन निकाल के बात कीजिए, शायद आवाज आ जाए हमारे तक। हो रहा है, कोई इतराज नहीं है, वो बिल्कुल सर्वे होना चाहिए, और जो कमियां मदरसों में हैं उनको पूरा करे सरकार। क्योंकि बहुत से मदरसे ऐसे हैं जहाँ पे तमाम बीमारियां हैं, मुश्किलात हैं। हमारे मदरसे क्या, ये तो हमारे देश के मदरसे हैं, हमारा नहीं कहना चाहिए, बल्कि मुल्क के मदरसे हैं। हमारे बच्चे जो हैं, हमारे कौम के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, तालीम मिलना चाहिए, और ऐसी तालीम हो कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़ी पोस्टों पे जाए। इससे पहले इन्हीं मदरसों के अंदर गवर्नर बने हैं, इसी मदरसे के अंदर मिनिस्टर बने हैं, इन्हीं मदरसों के अंदर बड़े बड़े ओहदों पे गए हैं, IAS अभी भी हैं। और इसका मतलब ये है कि मदरसों में तालीम अच्छी दी जाती है। ये कहना कि मदरसों के अंदर दहशतगर्दी सिखाई जाती है, तो ऐसे मदरसों को चिन्हित किया जाए और उसका पालन किया जाए। बल्कि हुकूमत का जो फैसला है कि तमाम मदरसों के सर्वे हों, और जिनको मान्यता नहीं मिली है उनको मान्यता दी जाए। वहाँ तमाम सहूलियतें मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, अच्छा खाना पीना मिलना चाहिए, अच्छी पुस्तकें मिलना चाहिए, अच्छा कोर्स होना चाहिए। अगर ऐसी सरकार कर रही है तो मैं उनका समर्थन करता हूँ। तो उसकी मुखालफत करते हैं, इसका मतलब मदरसे की मुखालिफ है। हम तो खुद चाहते हैं कि हुकूमत अपने हाथों में ले, तो चंद मदरसे नहीं बल्कि जितने भी उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे भारत के अंदर जितने भी मदरसे चल रहे हैं, सबको हुकूमत अपने हाथ में ले और उसको अच्छी तरह तालीम दे। मुसलमानों के पास एजुकेशन न होने की वजह से काफी हमारे मुल्क में दुश्वारियां हैं। मुसलमानों को तालीम की सख्त जरूरत है। मुसलमान डॉक्टर नहीं है, मुसलमान इंजीनियर नहीं है, मुसलमान बड़ी पोस्टों पे नहीं है। तो अगर मदरसों में अगर ऐसी तालीम दी जाए तो मैं समझता हूँ कि मदरसे की इज्जत बढ़ेगी और दुनिया देखेगी कि हमारे मुल्क के अंदर हम
मुसलमान हुकूमत तो नहीं है, मगर मुसलमानों से ज्यादा जो है वो काम कर रही हुकूमत मुसलमानों के लिए। बेशक ऐसा काम तो योगी जी करें या तो मोदी जी करें, अच्छा काम करेंगे तो हमें चाहिए कि हम उसका सहयोग करते हैं, और हम चाहते हैं तमाम मुसलमान, तमाम धर्म के लोग हैं इसका सहयोग करें। तो मतलब मौलाना साहब मतलब आपको भी ये लग रहा है कि अगर योगी सरकार ये कदम उठा रही है तो कुछ बेहतरी के लिए ही कदम उठा रही है? नहीं, बिल्कुल सही है, उठाना चाहिए। अरे मैं मदरसे देखता हूँ, मैं भी तकरीबन कई हजार बच्चों के एजुकेशन के लिए काम कर रहा हूँ तकरीबन 25-30 सालों से हैं। हम भी मतलब चाहते हैं कि मुसलमानों में तालीम की बहुत कमी है, मुसलमान बहुत पीछे है हिंदुस्तान के अंदर, मुसलमान पर एजुकेशन नहीं है। अगर एजुकेशन के लिए हुकूमत सरकार काम कर रही है, योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, तो ये काबिले तारीफ है। इसको किसी और रंग में दिया जाए, किसी और तरफ देखा जाए। अगर सर्वे हो रहा है तो अगर हम सच्चे हैं और अच्छे हैं, हमें कोई कमी नहीं है, तो हम क्यों डर रहे हैं उस सर्वे से? हम तो कहते हैं आप आइए हमारे इदारे में आइए, हमारा इमामिया एजुकेशन ट्रस्ट हमारा इदारा है, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड हमारा इदारा है, शिया उलमा हिंद है। शौक से आइए, आके देखिए कि हम बच्चों की तालीम के लिए काम कर रहे हैं। हुकूमत अगर अच्छा कदम उठा रही है तो सबको उसका सलाह करना चाहिए। सारे हिंदुस्तान के उलमा जो हैं एक बात पर तय कर लें कि हमारे काम कर रही है, तो मिलके काम करें और मदरसों को बेहतर से बेहतर गवर्नमेंट बनाए, उनके मसाइल को हल करे, अच्छी तालीम दे, अच्छी मौलाना साहब एक सवाल और उठता है कि जो ओवैसी साहब हैं, जो खुद को बहुत बड़ा पैरोकार बताते हैं मुस्लिमों का, वो कहते हैं कि इस तरीके से सर्वे करके एक छोटा एनआरसी का उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। आप भी इससे सहमत हैं क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। ओवैसी के बयान से मुल्क के अंदर इख्तिलाफ पैदा होता है। मुसलमान बिल्कुल ओवैसी को नहीं चाहता है, बिल्कुल। आपने उत्तर प्रदेश में देख लिया कि ओवैसी अगर ना होते तो आज कोई हुकूमत कुछ और होती, यहाँ पे कुछ और काम हो रहा होता। ओवैसी का काम यह है कि मुसलमानों को भड़काना है, मुसलमानों के साथ कभी हिमायत नहीं करना है। मैं हैदराबाद जाता रहता हूँ, बड़े बड़े मदरसे, उनके बड़े बड़े अस्पताल हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, मुसलमान भीख मांगने को तैयार है, मगर भीख भी नहीं मिलती उन लोगों को। ये सब ऐसे लोग जो है सिर्फ मुसलमानों को बहका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। मुसलमान को सीधा साधा है, पढ़ा लिखा नहीं है। तो यही कहेंगे मुसलमानों को चाहिए कि वो ऐसी कि किसी बात पे अमल न करें, बल्कि जिस सरकार में है उस सरकार के साथ में रहे। अगर उत्तर प्रदेश में है तो योगी के साथ रहे, और भारत में है तो मोदी जी के साथ रहना चाहिए, तभी मुसलमानों का भला हो सकता है देश के अंदर। जी वेदभूषण जी हमारे साथ जुड़े हुए। वेद जी, ऐसा जो पिछले दिनों 2 घटनाएं हुई है, 2-3 दिनों की बात है, चाहे वो झारखंड में घटना हुई हो, अंकिता सिंह का मामला है, या फिर यहाँ पे अभी संगम विहार दिल्ली में जो घटना हुई है, जो नैना वाली घटना हुई है, ये तमाम जो घटनाएं हैं उसको लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है। आपका इतना लंबा अनुभव रहा है पुलिस प्रशासन में, पुलिस में आप इतने ऊंचे ओहदे पर रह चुके हैं, आपका अपना अनुभव क्या बताता है कि वाकई ये किसी तरीके से लव जिहाद से जुड़ा हुआ मामला है, या इस तरह की असामाजिक गतिविधियां कहीं भी किसी भी तरीके से हो सकती हैं? सुजीत जी, मैं पहले मेरे से जो प्रवक्ता थे खान साहब, मैं बड़ी साफगोई से उन्होंने अपनी बात को रखा है, बड़े अच्छे ढंग से रखा है। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, उनको दूर किए जाने की जरूरत है, उसमें राजनीति किए जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उन्होंने बिल्कुल साफगोई से अपनी बात को मजबूत तरीके से रखा है। मैं उनकी तारीफ करता हूं कि उन्होंने बड़ी हिम्मत से ये बात कही है। अब आती है अंकिता का जो मामला है, जिसमें शाहरुख नाम का आदमी अरेस्ट हुआ है। उसकी इन्वेस्टिगेशन से पता लगा है कि उसका जो ताल्लुक है अंसार उल बांग्ला, एक बांग्लादेश का एक संगठन है जो इस तरह की एक्टिविटीज में यंगस्टर्स को, नवयुवकों को भर्ती करता है। अभी दिल्ली के अंदर जिसका जिक्र करे थे, संगम बिहार में एक लड़की के ऊपर फायरिंग की गई अमानत अली द्वारा, उसने अपनी आइडेंटिटी को छिपाया, इसीलिए कुछ स्टेट में कानून लाया गया था लव जिहाद का। आप जो असलियत है वो दिखाओ। इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत तरह की सैकड़ों हजारों किस्म की जाति बिरादरी के लोग रहते हैं, परंतु आप किसी चीज को कंसील करके, छिपा के, धोखा देकर यदि आप किसी के साथ में इस तरह के, ये शादी ही नहीं, यदि आप किसी भी कृत्य के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो वो गलत है, गैर कानूनी भी है और सामाजिक रूप से गलत है। अब आप दूसरा जो पक्ष मदरसों का आया है, आप यदि ध्यान से देखें, सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार देखे कि एजुकेशन की पॉलिसी हिंदुस्तान में क्या चल रही है, क्या उनको पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। जो मदरसों को लेकर जो बड़ी सारी डिबेट हुआ करती थी, यूपी ने बड़ी हिम्मत का काम किया है कि कम से कम उन्होंने एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की है। हिंदुस्तान में मिडिल ईस्ट कंसीड से बहुत सारी एक डोनेशंस आती हैं, ज़कात और रकात,
वहां पर एक पॉपुलर है, जो बहुत रईस लोग होते हैं, वो अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा वो दान के रूप में देते हैं। हिंदुस्तान में उसका बहुत बड़ा पैसा, ना केवल यूपी में, राजस्थान में, तमाम स्टेट के अंदर जो हमारे यहाँ लोग जुड़े हुए हैं वो लेकर आते हैं, और वो इस तरह का कृत्य करते हैं कि वो झूठी वीडियो डालते हैं कि देखिए हम मुस्लिम लोगों को, हजारों की तादाद में मुस्लिम स्टूडेंट को हम पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और वो पैसा किसी और तरफ डाइवर्ट होता है। और अभी आपने पीएफआई का नाम लिया, और बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो इस पैसे को मिसयूज करते हैं, देश के खिलाफ वो पैसा इस्तेमाल किया जाता है। तो क्यों ना जांच हो, मैं तो चाहता हूं क्यों ना गुरुकुल पर जांच हो, क्यों ना जो पंजाबी गुरुमुखी के जो स्कूल चलते हैं, सिखों के स्कूल चलते हैं, और क्यों क्रिश्चियंस के जो चैरिटीज की संस्थाएं, उनका भी पूरा ऑडिट होना चाहिए। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहने का समय आ गया है, क्यों ना ट्रांसपेरेंट रहे। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, बड़े देश के नागरिक हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है, मेरी भी जांच होनी चाहिए, आपकी भी जांच होनी चाहिए। यदि कहीं कानून के परिधि के बाहर हम लोग जा रहे हैं, तभी देश आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी भुगत रहे हैं। पर यदि मदरसों को लेकर कोई डिबेट छिड़ी है तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज है, और बहुत अच्छे लोग भी हैं। अभी खान साहब आपके चैनल पर बैठे हुए हैं, उन्होंने बड़ी साफ गोई से अपनी बात बताई कि बिल्कुल होना चाहिए, जो एजुकेशन साइंटिफिक तरीके होना चाहिए, डिजिटल होनी चाहिए। केवल बाबा आदम के टाइम की पढ़ाई पढ़ाना, कुरान पढ़ाना अच्छी बात है, बिल्कुल कुरान में कहीं कोई गलत बात नहीं लिखी, और प्रत्येक हिंदू को कुरान के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। उसी तरह प्रत्येक मुसलमान को गीता और रामायण के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। उसमें कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं लिखी है कि आप फला धर्म को मारो, कहीं नहीं लिखा कि ये लोग कल बरगलाते हैं बहुत सारे लोग, ऐसा कहीं कुरान में नहीं लिखा, ना कहीं गीता और रामायण में लिखा है। परंतु इसका इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग अपने इंटरेस्ट के लिए इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो देश के लिए चैलेंज करते हैं, पुलिस के लिए चैलेंज है, अदालतों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनता है। आपने देखा कितनी लिटिगेशंस कोर्ट के अंदर धर्म के कारण पेंडिंग होती है, जो और तरफ जिसका ध्यान जाना चाहिए। देश के जो सोर्सेज हैं उनका कहीं और उपयोग होना चाहिए। केवल धार्मिक चीजों के, धार्मिक उन्मादों को टैकल करने में सरकारों का पैसा खर्च होता है, सरकारों का ध्यान खींचा जाता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, देश तरक्की नहीं कर पाता। जी जी, यश भारती जी, ऐसा क्यों होता है कि जब बात होती है मदरसे के सर्वे की, भले उसकी भलाई के लिए बात हो रही है, वहां पे कुछ मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की बात हो रही है, वहां के पाठ्यक्रम को देखने की बात हो रही है, उसे आधुनिक बनाने की बात हो रही है, जब इस तरह की बात होती है तो एक बड़ा तबका है जो मुस्लिम पक्ष का है, हालांकि हमारे साथ मौलाना साहब भी जुड़े हैं, वो तो इसकी पैरवी कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक बड़ा तबका है वहां पर जो कि इसका विरोध करने लगता है। उसमें से आपकी पार्टी के भी कई लोग हैं जिन्हें लगता है कि यह सर्वे गलत है, यह मुसलमानों को प्रताड़ित करने वाला सर्वे है। तो ऐसा क्यों होता है, जबकि कई बार इस तरह की संलिप्तता मिल चुकी है मदरसे से जुड़े लोगों की, जिनकी संलिप्तता हुई है दंगे में, जिनकी संलिप्तता हुई है तमाम तरह के आतंकवाद में, इसके बावजूद आपको लगता है कि यह सर्वे गलत है? यस जी। सुरजीत भाई जी, मैंने पहले तो ये बात आपको मैंने स्पष्ट कर दी थी हाँ। कि अगर बेहतरी के लिए काम हो रहा है तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार की मंशा लगातार पक्षपाती दिखती है। और जैसा भी अभी टीवी डिबेट पे भी, और मैंने आपको कहा जिस तरीके की रिपोर्ट आपके टीवी चैनल पे शुरुआत में दिखाई, हाँ। वो एक तरफा दिख रही है। मदरसाओं को आरोपी बनाया जा रहा है, एक समुदाय को आरोपी बनाया जा रहा है कि वही आतंकवादी जन्म लेते हैं। क्या साधु संतों को बलात्कार की सजा नहीं हो रही? क्या आश्रमों पे आरोप नहीं लगे कि वहां गंदे कृत्य हुए हैं? तो क्या पूरे हिंदू समाज को बदनाम कर देंगे कि सारे साधु संतों को, सारे आश्रमों को बदनाम कर देंगे क्या हम? तो ये गंदे लोग, मैंने शुरुआत में कहा था, गंदे लोग हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन गंदगी की सफाई होनी चाहिए, लेकिन आरोपी बना देना पूरे उसको। लेकिन यस जी, मेरे सुरजीत भाई आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ सुरजीत भाई मुझे जवाब दे दीजिए। जी दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल से सांसद बनवाया है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को। उनकी मोटरसाइकिल मिली है मस्जिद के बाहर आतंकवादी गतिविधियों में हैं, जांच चल रही है। हत्या के आरोप, एक आरएसएस के व्यक्ति की हत्या के आरोप मध्य प्रदेश सरकार, जो भाजपा की सरकार है, उसी ने गिरफ्तार किया था। क्या मैं पूरे साधु संतों को आरोप लगा दूं? तो गंदे लोग हर जगह पाए जाते हैं, गंदगी साफ होनी चाहिए, लेकिन मंशा नहीं चाहिए, इस तरीके का भेदभाव नहीं हो रहा। अभी एक सज्जन जो पूर्व पुलिस अधिकारी आपने बताया, मैं उनका नाम नहीं सुन पाया, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मुसलमानों को भी गीता पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए, महाभारत पढ़नी चाहिए। तो मैं उनकी जानकारी के लिए आपके टीवी चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी बता दूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है बनारस के अंदर, जहां से हमारे
देश के प्रधानमंत्री जी प्रतिनिधित्व करते हैं, लगातार दूसरी दर पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहां जयपुर का एक युवा जिसका सिलेक्शन हुआ, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसका सिलेक्शन हुआ, वो धर्म से मुस्लिम था, उसका सिलेक्शन हुआ संस्कृत पढ़ाने के लिए। तमाम लोगों ने उस विरोध कर दिया उस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कि नहीं, हमें मुस्लिम को नहीं पढ़ाने देना, हमारी भाषा खराब हो जाएगा, हमारा धर्म पे खतरा हो जाएगा। उस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़े होकर विरोध किया लोगों ने। तो ये मानसिकता क्या थी? जबकि उसी यूनिवर्सिटी के अंदर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर उर्दू पढ़ाने वाला एक शख्स है जिसकी जाति ब्राह्मण है, हिंदू है, किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया, सब मुसलमान उस व्यक्ति से उर्दू पढ़ रहे हैं। तो ये जो माहौल खराब करने वाले लोग जो होते हैं, ये कई लोग उसमें सत्ता में भी बैठे हैं, इसीलिए सत्ता के द्वारा कोई भी कृत्य किया जाता है, कोई कार्रवाई की जाती है तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि अगर ये भेदभाव पूर्ण करेंगे, ये सीधे आरोप लगा देंगे कि सब कुछ मदरसाओं में ही होता है, तो फिर प्रश्न चिन्ह लगेगा कि इनकी कार्रवाई, इनकी जो दृष्टि है उसमें दोष है, इनको सबसे पहले अपनी दृष्टि ठीक करनी चाहिए। दूसरा मैं आपको एक चीज बता दूं, गद्दारों की बात होती है तो एक IFS अधिकारी थी इंडियन फॉरेन सर्विस में, गुप्ता मैडम, उन पर पाकिस्तान और अन्य देशों के लिए जासूसी करने में, देश की खबरें देने के लिए बात आई थी। वो मुसलमान तो नहीं थी, तो क्या पूरा हिंदू धर्म बदनाम हो जाएगा? दूसरी बात, कोरोना काल में दिल्ली की एक मस्जिद को बदनाम किया कि उसमें वहीं से कोरोना फैल गया पूरे देश में। जांच हुई, जांच रिपोर्ट आ गई, कहीं ऐसी बात नहीं आई कि वहीं से कोरोना फैला गया। तो चीजें साफ होती है, लेकिन बदनामी पहले आ जाती है। आप किसी भी चीज को बदनाम करने की दृष्टि से अगर दिखाएंगे, कार्रवाई करेंगे, तो वो अच्छा नहीं है देश के लिए। हिंदू, जैसा भी हमारे पूर्व पुलिस अधिकारी ने कहा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं, सबकी जांच होनी चाहिए, जांच में किसी को आपत्ति नहीं है। ऑडिट करना एक देश की संस्थाओं का काम है, निष्पक्ष संस्थाओं का काम है, वो ऑडिट करती है समय समय पे। लेकिन अगर ऑडिट नहीं हो रहा है, जांच बाहर से फंड आ जा रहा है और उसकी निगरानी ठीक से नहीं हो रही, सरकार की नाकामयाबी है, ना कि यहाँ रहने वाले लोगों की नाकामयाबी है। हर एक मुसलमान के ऊपर, हर एक हिंदू के ऊपर, हर एक सिख के ऊपर। अब मेरा सवाल में सुन लीजिए, यस जी सुन लीजिए सवाल मेरा ये है, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि अगर कहीं से कोई एक दो मामला आ जाता है तो उस पे उसके लिए सारे कौम को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, या पूरे वर्ग या समुदाय को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मैं भी इससे सहमत हूं। लेकिन जब यहां पर बात हो रही है मदरसे के सर्वे की, तो सारे मदरसों का सर्वे नहीं हो रहा है, यहां भी उन मदरसों का सर्वे हो रहा है जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, जिनको मान्यता नहीं मिली है। अगर ऐसे मदरसों को चुना जा रहा है सर्वे के लिए, तो इस पे आप कैसे उंगली उठा सकते हैं? नहीं सुजीत भाई, मैंने कहा ना कि गैर मान्यता, मैंने पहले ये सबसे पहले जब आपने मुझसे पूछा था कार्यक्रम की शुरुआत में, मैंने कहा जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसा हैं उनको मान्यता दीजिए, उनमें क्या कमी है जो मान्यता नहीं मिल रही है, लेकिन किस आधार पे? भाई वही कमी तो ढूंढना है, उसी कमी को ढूंढने के लिए तो सर्वे हो रहा है। सुरजीत भाई, आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने दीजिए। बेहतर जवाब दीजिए आपको, लेकिन जहां पे मुझे टोकना है मैं तो टोकूंगा आपको। हाँ बिल्कुल टोकिए, मेरी बात खत्म हो जाने दी, उसके बाद आप जितना प्रश्न करेंगे मैं जवाब दूंगा, किसी प्रश्न से भागूंगा नहीं। देखिए, बेहतर शिक्षा के लिए काम होना चाहिए। देश में ड्रॉप आउट स्टूडेंट की, जो स्कूल छोड़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ रहे हैं विभिन्न कारणों से, केवल फेल होने के कारण नहीं, उन बच्चों को कैसे बेहतर शिक्षा दी। ड्रॉप आउट का रेट देखिए, जितने बच्चे शिक्षित हो रहे हैं उससे ज्यादा बड़ा संख्या ड्रॉप आउट स्टूडेंट की है। ये सरकारी आंकड़े हैं। तो ड्रॉप आउट स्टूडेंट हो रहे हैं और एक तरफ उस तरफ हम शैक्षणिक संस्थानों की तरफ राजनीति करना चाहते हैं या उसको गलत नजरिए से देखना चाह रहे हैं। तो देश के अंदर सरकार है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारियां हैं। कल को कुछ गलत होगा तो हम सब मिलकर के सवाल पूछेंगे, जैसा पूर्व पुलिस अधिकारी साहब ने कहा कि सबकी जांच होनी चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन निष्पक्ष हो, दृष्टि दोष ना हो, पक्षपूर्ण ना हो, तो हमें किसी चीज में आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अन्य बातें आई हैं कि NRC कागज तो दिखाना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा, एक समुदाय विशेष के लिए तब प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ठीक है, ठीक है। दुर्गेश जी सुन पा रहे हैं? हाँ बोल, सुन रहा हूं जी। दुर्गेश जी, जिस तरीके से अभी यश भारती जी ने बताया कि मंशा में कहीं ना कहीं खोट है, केवल एक ही समुदाय की शिक्षण प्रणाली पे आपको क्यों सवाल उठाना है? एक ही समुदाय की अगर कोई स्कूल है, कोई अगर वहां शिक्षा दी जाती है, वो धर्म से रिलेटेड भी शिक्षा दी जाती है, तो बुरा क्या है? अगर सब कुछ सही है, इसके बावजूद आप सर्वे करना चाहते हैं, तो सर्वे तो तमाम गुरुकुल की भी होनी चाहिए जो गैर मान्यता प्राप्त है, या तमाम उन जगहों की भी होनी चाहिए जो किसी न किसी तरीके से धार्मिक धर्म के साथ जुड़े हुए हैं।
जी बिल्कुल सबकी जांच करिए। सब हर जो जो शिक्षा देने वाला हर संस्थान है उसकी जांच होनी चाहिए कि इनकी शिक्षा जो समाज में कोई विद्वेष तो नहीं पैदा कर रही, समाज में हिंसा को तो प्रमोट नहीं कर रही, सबकी जांच होनी चाहिए। इवन ये भी कि शिक्षा को व्यवसाय तो नहीं बनाया जा रहा, उससे कोई अनुचित लाभ तो नहीं उठा रहे, इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि अभी हमारे पूर्व के कुछ लोगों ने कहा कि कोई धर्म गलत बात नहीं सिखाता, बिल्कुल गलत बात है ये, बिल्कुल निसंकोच मानता हूं कि कुछ धर्म गलत सिखाता है। आप कुरान में सूरह अल बकरा का 57वां जो अनुच्छेद है, आयत है, उसमें सीधे बताया गया कि जो ईमान नहीं लाएंगे उनको और उनको उनके पत्थरों को जो कुछ भी हो सब जन्नत दोजख का ईंधन बनेंगे। मतलब जो ईमान नहीं लाया, जो मुसलमान नहीं हुआ, वो दोजख का ईंधन बनेंगे। बस इससे ज्यादा मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इस पे मैं तब करना, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे भाई ने कहा कि आश्रमों में भी गंदे लोग पकड़े गए और ये पकड़े गए, आश्रमों में गलतियां होती हैं, हम बिल्कुल मानते हैं। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, जब कोई आश्रम का संचालक, कोई बाबा, कोई पाखंडी साधु किसी रेप में या किसी हत्या में पकड़ा गया तो हिंदू समाज उसके लिए सड़कों पर नहीं आगे पत्थर लेके, आगजनी नहीं किया किसी ने, ना किसी ने सड़क पर टायर फूंके, क्योंकि हिंदू धर्म जो है वो रेप को, हत्या को, लूट को कहीं भी जायज नहीं कहलाता। और मगर जो दूसरी तरफ जो मदरसे वाले, आप देखेंगे बुरहान वानी मरा, पूरा कश्मीर में आग लगा दी, पत्थरबाजों की बाढ़ आ गई, जहां पर किसी आतंकवादी की सजा होगी सब मदरसा के स्टूडेंट ऊंचा पैजामा पहन के पत्थरबाजी करने लग जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है भाई? वहां तो किसी हिंदू संत को सजा हुई तो आपने देखा है क्या कि हिंदू समाज ने पूरा उसका सामूहिक रूप से विरोध किया हो? और हिंदुओं को टारगेट बनाना, अब मौलाना बैठे हैं उनको कोई आपत्ति नहीं, इनको सारी आपत्ति, क्योंकि ये पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। अब जैसे साध्वी प्रज्ञा सिंह की बात कही, साध्वी प्रज्ञा सिंह को कोर्ट के द्वारा निर्दोष सिद्ध किया जा चुका है। अब अगर आप उनके ऊपर फालतू आक्षेप करते हैं बिना किसी आधार के, तो ये कंटेंट माना जाएगा, कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। जब कोर्ट ने उनको निर्दोष सिद्ध कर दिया, आप कौन होते हैं उनको कुछ कहने वाले? भाई किसी मुस्लिम को भी निर्दोष सिद्ध किया गया तो उस पर भी कोई हिंदू समाज पर विरोध करता है क्या? अब जैसे इन्होंने कहा कि संस्कृत बोलने वाला प्रोफेसर, भाई एक बात बताइए, किसी संस्कृत बोलने वाले का आपने एक नाम बता दीजिए हमको, सिर्फ एक नाम बताइए जो संस्कृत बोलने वाला व्यक्ति आतंकवादी रहा हो, संस्कृत बोलने वाला व्यक्ति एलोन वुल्फ रहा हो, उसने कहीं बम लगा दिया हो, कहीं किसी की हत्या कर दी हो, धार्मिक आशय से। व्यक्तिगत रंजिश से एक अलग चीज है, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाला मोहम्मद अट्टा जो अच्छी इंग्लिश बोलता था, तो वो आतंकवादी था कि नहीं था? बाली बम कांड में जिसको सजा हुई, अच्छी मलय बोलता था, उसको सजा हुई कि नहीं हुई आतंकवाद में? 150 लोगों की वो हत्या की। तो संस्कृत बोलने वाला, मलय बोलने वाला, अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति अगर उस चीज को ज्ञान के उद्देश्य से पढ़ेगा, लेकिन अगर वो मदरसे जाएगा, तो मैं बिल्कुल निसंकोच कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में करप्शन आएगा। और खासकर जो सरकारी मदरसे वहां पे सरकार का ऑब्जर्वर नियुक्त है, तो वो उनको देख सकता है कि वहां क्या सिखाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। जो ये गैर सरकारी मदरसे हैं जो कोई एड नहीं ले रहे हैं, ये तो पूरी तरह सर के घेरे में। और इनका जब ये सरकार से कोई एड नहीं ले रहे तो इनके स्टाफ को तनख्वाह से कहां से मिलती है, इनके बच्चों की यूनिफॉर्म कहां से आती है? जाहिर है इनको विदेशी फंडिंग मिलती है ना? तो ये सब चीजें, और वहां पर कोई सरकारी ऑब्जर्वर नहीं, जो चाहेंगे पढ़ाएंगे, वो बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मैं तो संस्कृत विद्यालयों की, गुरुकुलों की, सबकी जांच करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ देखिए, बड़ी हास्यास्पद स्थिति बना दी इन्होंने कि नहीं सब मदरसे खराब है और मदरसा से आतंकवादी। जो देश की सरकार कर क्या रही है? और ये सज्जन इतना चुप बैठे, सरकार से कुछ करवा ही नहीं रहे, कोर्ट क्या कर रहा है? इससे पहले आपकी सरकार थी, आपने क्या किया? इससे पहले आपकी सरकार थी तो आप मदरसों की बाउंड्री बनवा देते, आप कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवा देते। सुरजीत भाई, तब ऐसे बातचीत करने का कोई फायदा नहीं ना। मैं इंटरप्ट तो किया नहीं इनको, चलिए ठीक है, पूरी बात आने दी इनकी। चलिए बोलिए। अब अगर ये इंटरप्ट करना चाहते तो मुझे लगता है कि इनकी जो मानसिकता है उसी तरीके की पढ़ाई इन्होंने करी, इसीलिए वो बाहर आ रही है। नहीं, बात रखिए दुर्गेश जी, मौका दीजिए। जो इन्होंने बातें करी, देखिए मैं किसी धर्म को, किसी जाति को या किसी भी वर्ग को बदनाम करने के लिए बात नहीं कर रहा। मैंने कई सारे उदाहरण बताए जो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सामने आया। आश्रमों पर बात उठाई कि आश्रमों के बाबा बलात्कारी, अभी आपने। अरे भाई साहब, आप शांत हो जाइए ना, दुर्गेश जी बोले नहीं दीजिए। प्रवीण तोगड़िया एक बड़ा उदाहरण है जिन्होंने तमाम बार हिंदू धर्म को लेकर के काम किए, अच्छे किए बुरे किए, मैं उस पर सवालिया निशान है। बच्चों को त्रिशूल बांटने का काम किया। आज वो प्रवीण तोगड़िया नाली में पड़े मिलते हैं, कहां गायब हो गए? कौन रक्षा करेगा? कौन से मुसलमान ने उनके ऊपर हमला किया? वो तो कहते हैं मुझे नरेंद्र मोदी से ही खतरा है, अमित शाह से खतरा है, मुझे मारना चाहते हैं। कल तक इन्हीं सब लोगों के चहेते थे, इन्हीं के साथ बैठते थे, इन्हीं के साथ उठते थे। ऐसे तमाम उदाहरण हैं, तमाम उदाहरण। मैं उन पर जाना नहीं चाहता। बलात्कार की घटना को लेकर के हमारे साथी बात कर रहे थे जो पैनल में बैठे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है,
और उसको छुड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं और उसको जेल में छुड़ाने के लिए पहुंचते हैं, और जब उसे जेल से छुड़ाया जाता है माला पहनाते हैं, जश्न मनाते हैं। आरोपी को, तीसरी बात इनकी ये करेक्ट कर लें, प्रज्ञा ठाकुर को बरी नहीं किया है आतंकवादी से, उल्टा अभी एनआईए की रिपोर्ट आई है पिछले महीने अगस्त में, जिसमें यह साबित हो गया कि जो गाड़ी पकड़ी गई जिसमें बम धमाके हुए थे वो प्रज्ञा ठाकुर के नाम से ही थी। तो ये करेक्ट कर लें, अभी बरी नहीं है, किसी तरीके से कोई कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, स्वागत है आपका। तीसरी बात, ये जिस तरीके से केवल एक पक्ष की बात करे जा रहे हैं लगातार, ये मानसिकता बताती है, जो मैंने बताया सरकार में जिस मानसिकता के लोग बैठे वो ऐसी मानसिकता के लोग बैठे जिनका नजरिया केवल एक ही है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला जितना मुसलमान है वो खराब है, बाकी सब अच्छे हैं। मुसलमानों की जितनी गतिविधियां हैं वो खराब है, बाकी सब अच्छे हैं। तो ये खाई बनाना समाज के अंदर किसी धर्म विशेष के लिए ये उचित नहीं है। मैं इसकी खिलाफत करता हूं, संविधान इसकी खिलाफत करता है, लोकतंत्र इसकी खिलाफत करता है, और अगर ऐसे लोग इस बात को मानते हैं तो ये संविधान का विरोध करते हैं, लोकतंत्र का विरोध करते हैं। ठीक है, अनिल गर्ग जी जुड़ गए हैं, आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही। जी अनिल गर्ग जी, अभी तमाम जो यहाँ पे बातें हुई आपने सुनी होगी। सवाल यहाँ पे यही उठ रहा है कि जो जिस तरीके से मदरसे पे सर्वे किया जा रहा है उसको एक बड़ा पक्ष है जो कह रहा है कि ये गलत है, सरकार की मंशा गलत है, और अगर मदरसे पे इस तरह का इल्जाम लगाया जा रहा है कि वहां पर भड़काने वाले पाठ्यक्रम है या वहां संप्रदाय या कह लिए कट्टरपंथी को बढ़ाने वाले पाठ्यक्रम है, तो ऐसा नहीं है, ये सोच का फर्क है। मैं पूरी बहस नहीं सुन पाया, कुछ न कुछ तकनीकी खराबी रही। हाँ। लेकिन मैं अपने एसपी के साथी को अभी थोड़ा सा सुन पाया था। देखिए 2-3 बातें हैं, उन्होंने थोड़ा शायद विषय से हटके बात की, मैं सिर्फ विषय की बात करता हूं। आप ये देखिए करीबन 16,000 मदरसे हैं। हाँ। सिर्फ 560 मदरसों को सरकारी अनुदान मिलता है। क्यों? हाँ। क्यों ना सारे मदरसों को मिले? क्या एसपी के साथी को इससे इनकार है कि भी सभी मदरसों को इससे सरकारी अनुदान मिले? लेकिन अगर सरकार सभी मदरसे क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ाई वहां हो रही है, क्या वहां सिर्फ दीन तालीम की पढ़ाई हो रही है या आधुनिक पढ़ाई हो रही है या इसके अतिरिक्त कोई और पढ़ाई भी हो रही है, इसका सर्वे हो जाए, इसकी जानकारी सरकार को आ जाए, इसमें किसी को ऐतराज क्यों है? अगर मदरसे जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो वहां पे क्रियाशीलता चलती है, ये सरकार तक ठीक से पहुंचे और सरकार उसके आधार पे 560 के बजाय 15,000 मदरसों को अनुदान दे, इसमें किसी को तकलीफ क्या है? और मदरसों के अंदर क्या चल रहा है इसकी जानकारी सरकार को पहुंचे, इसमें किसी को ऐतराज क्यों है? तो मैं ये समझता हूं हमें थोड़ा सा बड़े वाइड स्कोप में सोचना चाहिए कि ये मदरसों का सर्वे इसलिए नहीं हो रहा कि मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये मदरसों का सर्वे इसलिए हो रहा है कि मदरसों को मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सके। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम मुसलमानों के एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर चाहते हैं। ये उसी दिशा में बढ़ाया हुआ एक कदम है। तो इसी में किसी को ऐतराज क्यों है, ये मेरी समझ में नहीं आया। मैंने जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं उसको भी सुना, उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर किसी एक चुनिंदा मदरसों में लगा कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जो देश के खिलाफ या समाज के खिलाफ है, तो उस पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए, इसमें ऐतराज क्यों है? लेकिन अधिकतर मदरसे दीनी तालीम देते हैं, उनको आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाए, कितना जुड़े हुए हैं इसका सर्वे किया जा रहा है, और उनमें क्या और जोड़ा जा सकता है इसकी बात चल रही है। उनको और सरकारी अनुदान दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता, इसका सर्वे हो रहा है। तो मुझे लगता है इसका स्वागत करने योग्य विषय है, इसके कंडम करने योग्य विषय नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, असम के कुछ मदरसों से जोड़ के देख रहे हैं, जो मदरसे पीएफआई से जुड़े थे, जो मदरसे अलकायदा से जुड़े थे, आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े, जिन पे कार्रवाई हुई, हम क्यों मान के चलते हैं कि मदरसों का सर्वे होगा तो वो लोग अलकायदा से जुड़े मिलेंगे, पीएफआई से जुड़े मिलेंगे? क्यों मानते हैं हम लोग? क्यों हमें ऐसा अंदेशा है कि अगर सर्वे हुआ तो ऐसा लगेगा कि वो आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े? भाई सर्वे हो रहा है, वो लोग कितनी आधुनिक शिक्षा से जुड़े हैं, किस तरह की पढ़ाई वहां चलती है, इन सबका एक रिकॉर्ड, एक डेटा बनाया जाएगा, फिर सरकार उसके विषय में क्या कर सकती है इसमें सोचा जाएगा। ये मैं सोचता हूं एक स्वागत योग्य कदम है। ठीक है, और जी ठीक है। मौलाना साहब,
मौलाना जी, साहब, अब यहाँ सवाल बताइए। ये उठता है कि बहस इस बात पे होना शुरू हो चुका है कि क्या वाकई ऐसे कोई पाठ्यक्रम है मदरसे में जिस पे आपत्ति जताई जा रही है, क्योंकि आरिफ मोहम्मद साहब ने भी बड़े नेता हैं और बड़ी जिम्मेदारी वाले पद पे हैं, उन्होंने ये कहा था कि मदरसे में ऐसे पाठ्यक्रम हैं जिसको पढ़कर के बच्चे जो हैं वो गलत राह पे निकल पड़ते हैं और वहां से ही कट्टरपंथ की शुरुआत होती है। आपको क्या लगता है कि वाकई मदरसे में ऐसा कुछ है? देखिए, ऐसा है कि आरिफ खान साहब को ज्यादा मालूमात इस सिलसिले में इसलिए है कि वो मतलब है कि मुसलमानों से बहुत करीब हैं और इस वक्त तो खैर वो केरला के गवर्नर भी हैं और मेरे भी अच्छे मिलने वालों में हैं। मैं आपको बता दूं कि इन्हीं मदरसों से गवर्नर निकले हैं, इन्हीं मदरसों से मिनिस्टर निकले हैं, इन्हीं मिनिस्टरों के इस वक्त IAS PCS जो है जॉब कर रहे हैं। मदरसे गलत नहीं होते हैं, कुछ लोगों की हरकतें गलत होती हैं जो मदरसों को बदनाम करती हैं। हमारा कहना यह है कि अगर योगी जी ने ये तहरीक शुरू की है कि सर्वे किया जाए तो तमाम हिंदुस्तान के मदरसे और वहाँ के जिम्मेदार और हिंदुस्तान के मुसलमान इसको सपोर्ट करें और बिल्कुल होना चाहिए सर्वे। सर्वे होने के बाद में हम चाहते हैं कि ऐसी तालीम फिर शुरू हो मदरसों में कि यहाँ से गवर्नर निकले, यहाँ से मिनिस्टर निकले, यहाँ से IAS PCS निकले। इसमें क्या परेशानी है? अगर मदरसों को अच्छा बनाना चाहती है सरकार तो सबको मिलके इसकी हिमायत करना चाहिए, खुश होना चाहिए कि कम से कम सरकार हमारे लिए सोच रही है। अभी तक जो इससे पहले सरकारें थी कुछ नहीं सोचा। अगर सोचा होता तो आज मुसलमान बेरोजगार ना होता, आज मुसलमान जाहिल ना होता, आज मुसलमान परेशान ना होता। अब ये सरकार सोच रही है तो इसका स्वागत होना चाहिए। मेरा तो कहना मानना यही है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तालीम इस वक्त हिंदुस्तान में कितनी जरूरत है, कितनी अहमियत है। मैं दुनिया के मुल्कों में जाके देखता हूँ क्या हमारे यहाँ के मुसलमान जाके वहाँ पे नालियां साफ कर रहे हैं, वहाँ पे जो है ऐसी जॉबें कर रहे हैं। अगर पढ़े लिखे होते तो उनको अच्छी जॉबें बाहर मुल्कों में मिलती। अगर योगी सरकार या कोई भी सरकार मुसलमानों के लिए ये सोच रही है कि मदरसों के अंदर अच्छी तालीम मिले, अच्छी तरबियत मिले, उनका अच्छा खाने पीने का इंतजाम हो, उनको अच्छी एजुकेशन मिले तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, अरबी और फारसी पढ़ने से मसला हल हिंदुस्तान का हल नहीं होगा, न किसी मुसलमान का होगा, जब तक कि अच्छी तालीम न मिले उनको, अंग्रेजी की तालीम मिले, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो ये जो मदरसे बनाए गए हैं इसलिए नहीं बनाए गए कि सिर्फ कुरान पढ़ा दिया कि आप मौलवी बन गए। मौलवी का मसला नहीं वाला है। हजारों मौलवी जो है इस वक्त हमारे मुल्क में परेशान है, बेरोजगार है, उनको 2-4 हजार रुपये तनख्वाहें मिलती मस्जिदों के अंदर, बड़ी मुश्किलात है। अगर यही अच्छे मौलवी बने होते और अच्छी तालीम हासिल की होते तो आज कहाँ से कहाँ होते। इसलिए ये सरकार जो कर रही है अच्छा काम कर रही है, सबको चाहिए है स्वागत करे। और ओवैसी जैसे लोगों की बयानात के बिल्कुल जो है अहमियत ये समझना चाहिए। काम ये है लोगों को गुमराह करना और इनको कुछ नहीं करना मुसलमानों के लिए, वरना कुछ कर सकते हैं मुसलमानों के लिए। इनके पास इतनी दौलत इनको खुद नहीं मालूम है। हमें तो अफसोस होता है सरकार का कि आप जहाँ ED हर्जियां भेज रहे हैं, CBI भेज रहे हैं, आप क्या ओवैसी के लिए नहीं भेज सकते? CBI OD तुमने इतनी दौलत कहाँ से जमा कर दी? तुम्हारे कौन से बाप दादा रईस थे, अमीर थे? तुम्हारे पास कितनी हैदराबाद में दौलत है, कितने तुम्हारे कॉलेजेस हैं, तुम्हारे कितने हॉस्पिटल हैं, कितने मदरसे तुम्हारे पास हैं? हमारे पास अफसोस इस बात का होता है कि आप बराबर से क्यों नहीं करते हैं? आप अगर ED भेजे, CBI भेजो तो ऐसे लोगों को भी तो सिकंदर करना चाहिए जो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। मुसलमानों के हमदर्द न थे, न है, न कभी होंगे। ये सिर्फ बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं आता। इसलिए हम यही कहेंगे मुसलमानों से छोड़ के से कि मदरसे अगर सर्वे किए जा रहे हैं तो मदरसे सर्वे हों और वहाँ पे अच्छी तालीम का इंतजाम किया जाए, अच्छी तालीम दी जाए, अच्छी एजुकेशन दी जाए, ताकि डॉक्टर, इंजीनियर हमारे मदरसों से बाहर निकले और हमारे मुल्क की तरक्की के लिए आगे आए। जी ठीक है। वेदभूषण जी, आपका इतना लंबा अनुभव रहा है पुलिस में, आपको कभी ऐसा वाकया आपने कभी देखा या ऐसा सुना या फिर आपके पास ऐसी शिकायत आई कि मदरसे में कुछ गलत गतिविधियां चलती है या मदरसे का जो करिकुलम है, जो पढ़ाई लिखाई का तरीका है वो गलत है, इससे तमाम तरीके के अपराध को बढ़ावा मिल रहा है? इस तरह की कभी कोई शिकायत आई क्या आपके पास? देखिए, पहले तो मैं आपको क्लियर करूं कि मैं राष्ट्रपति जो इस देश के थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनकी सुरक्षा में रहा हूं। वो कितने प्रोग्रेसिव आदमी थे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री जब मिलने गए थे और उस टाइम रामलीलाएं हो रही थी, तो आपके पैनल पर जो लोग बैठे, मुझे नहीं पता कितने लोग रावण का असली नाम बता पाएंगे। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को बताया कि राष्ट्रपति जो रावण थे उनका असली नाम ये था। आज आधे हिंदुओं को इस बात की भी जानकारी नहीं है। इस देश के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद रहे, कितने बड़े ज्ञाता थे, कितने बड़े ज्ञानी थे। इस देश के बड़े बड़े जस्टिस, चीफ जस्टिस
मुस्लिम रहे, तो वो तमाम प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है हमें उसकी तरफ जाना चाहिए, ना कि जाति बिरादरी पार्टी पॉलिटिक्स। इससे ऊपर उठेंगे तभी इस तरह के लोग देश की गरिमा को बढ़ाएंगे, देश को आगे लेके जाएंगे। जो सैटेलाइट के नाम से प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम को जाना जाता है, इसलिए नहीं जाना जाता कि मुस्लिम थे, इसलिए थे कि वो प्रोग्रेसिव थे, उन्होंने साइंस को समझा, उन्होंने विज्ञान को समझा। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद इसलिए जाने जाते हैं, उन्होंने कानून की पेचीदगियों को सॉर्ट आउट किया, समझा, ऐसे नाजुक मौकों पर इस देश को संभालने में कोशिश की। अभी आपने आरिफ साहब का नाम लिया जो केरल के गवर्नर है, यदि आप उनकी बात को सुने तो आपको लगेगा कि किस तरह के प्रोग्रेसिव मुस्लिम इस देश के अंदर मौजूद है। तो ये शिक्षा की जो नीति है, शिक्षा से ही मुस्लिम समाज आगे जा सकता है, और इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वहां शिक्षा की नीति का अभी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया। मैं भी यूपी का रहने वाला हूं और इन्हीं स्कूलों से पढ़कर आया हूं। मैं किसी पब्लिक कॉन्वेंट एजुकेशन या विदेश से नहीं आया हूं, जमीन से निकला हुआ आदमी हूं। तो शिक्षा में कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है, उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। हर चीज में राजनीतिक लाना ये एक अच्छी बात नहीं है। तमाम मुस्लिम्स को वो रोकेगी, तमाम उनकी प्रोग्रेस को रोकेगी। अब समय आ गया है कि उनको भी तमाम तरह की एजुकेशन हासिल करने का हक हिंदुस्तान में हो, और तभी होगा जब सरकारें उसके बारे में एक्शन लेंगी। जो पुरानी चीजें हैं, दकियानूसी बातें, उनको दरकिनार करके एक अच्छी शिक्षा नीति, एक तमाम तरह की जो जानकारियां हैं वो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। जो भ्रांतियां मदरसाओं को लेकर हैं, जो हिंदू लोगों के अंदर है, वो भी दूर होंगी। तभी दूर होंगी जब सरकार जिस तरह से एक्शन ले रही है, एक्शन मोड में आ रही है। अभी आसाम का आप जिक्र कर रहे थे, जिस स्कूल की बिल्डिंग को तोड़ते हुए दिखाया गया है, वो बिल्डिंग 100% अनऑथराइज थी। करोड़ों रुपए उसके अंदर इन्वेस्ट था, किन लोगों का पैसा था, क्यों वो अनऑथराइज बनाई गई, इसके बारे में जानकारी हासिल करने का समाजवादी पार्टी को भी हक है, मुझे भी हक है एक आम आदमी के नाते, और आपको भी हक है कि करोड़ों रुपया कहां से आया, क्या उसकी जानकारी हासिल करना कोई गलत है? आप बताएं सुजीत जी, आप जिम्मेदार आदमी है, पुराने आप जर्नलिस्ट हैं, आप बताएं कि क्या इस तरह की जानकारी पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए? कि गुरुकुल किन के पैसे से बना, गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता है, मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, जो सिख के जो कम्युनिटीज के जो स्कूल्स हैं उनमें, गुरुद्वारों में क्या पढ़ाई होती है, किस तरह के वहां पर धर्म को अपनाया जाता है, जानने का हक हम सबको है, और इसमें कोई बुराई नहीं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी राजनीति करने की जरूरत नहीं है। जो समय का इंतजार कीजिए, बल्कि उसमें योगदान करने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी को भी योगदान करने की जरूरत है, दूसरी पार्टियों को भी योगदान देने की जरूरत है, पॉजिटिव साइड में जाने की जरूरत है, ना कि उसमें कमी निकालना बहुत आसान है। आप पुलिस पर कमी उठाएंगे, इलेक्शन कमीशन पर उठाएंगे, अदालतों पर उंगली उठा सकते हैं, पर उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टी कि इसमें बहुत ज्यादा कमी है। केवल दूसरों की कमियों को निकालने में उनका ज्यादा ध्यान जाता है, बल्कि एक अच्छे रचनात्मक काम को सपोर्ट वो नहीं कर पाते। ये दुर्भाग्य की बात है इस देश के लिए। जी यस जी, तमाम सवाल आपकी तरफ ही उठ रहे हैं कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें आप अड़ंगा डाल रहे हैं, और इवन मौलाना साहब का भी कहना है कि भाई जब आपकी सरकार थी तब तो आपने कुछ किया नहीं, और अगर अब की सरकार कुछ करना चाह रही तो आपको दिक्कत है। आपकी सरकार थी तो 560 ही केवल मदरसे थे जिसको आपने मान्यता दिया, आज की तारीख में 16,400 से ज्यादा मदरसे खुल गए। तो आप केवल नाम तो जपते हैं, लेकिन उसके हित में कब कुछ करने की बात आती है, या मुस्लिमों के लिए कुछ बढ़िया करना है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने की बात हो, उस वक्त आप पीछे हट जाते हैं। और अगर कोई सरकार इस ओर कदम बढ़ाती है तो आपकी राजनीति शुरू हो जाती है। सुजीत भाई, हमारी सरकार ने लैपटॉप बांटे तो किसी धर्म और जाति और क्षेत्र देख के नहीं बांटे, वो सभी समुदाय को दिए गए, तकनीक, बेहतर तकनीक से जोड़ने के लिए। अभी वेद भूषण जी ने अब्दुल कलाम साहब का नाम लिया। अब्दुल कलाम साहब समय समय पे आके उत्तर प्रदेश में हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी के साथ रक्षा मंत्री रहते भी काम किया, और श्री अखिलेश यादव जी के साथ भी उन्होंने सहयोग किया मुख्यमंत्री रहते हुए। तो सोलर प्लांट के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया उत्तर प्रदेश में। हमारी सरकार ने उनकी अनुभव को, उनके तजुर्बे को, उनकी राय को बड़ी प्राथमिकता से लेते हुए काम किया कि विकल्प के तौर पर हमने काम करना चाहिए। तो जहां जरूरत रही हमने काम किया है। पर्यावरण के लिए 5 करोड़ पौधे 24 घंटे के अंदर लगा के विश्व कीर्तिमान हासिल किया, भारत का नाम रोशन किया, ऑक्सीजन बैंक यूपी में स्थापित किया। तो उसमें नाम केवल हिंदुओं को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, या केवल हमने मुसलमानों के लिए नहीं बनाया, वो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए काम किया। तो हमारे दृष्टिकोण में, हमारी दृष्टि में खोट नहीं था, या सरकार की दृष्टि में खोट है, ये मैंने बात कही। जो नजरिया, जो बार बार बातें आती है वो आती है।
वेदभूषण जी ने बातें बहुत अच्छी करी, लेकिन अंत में मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें पटरी से उतर गई। अब उनका निजी राय है, वो कर सकते हैं और स्वागत योग्य है उनकी हर बात। उन्होंने ये कहा राजनीति पार्टी जो है वो हर चीज को दोष से देखती है, तो भारतीय जनता पार्टी भी उस चीज पे अछूती नहीं है। राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी है। तो मैं वही आरोप लगा रहा हूं कि अगर आपकी दृष्टि में खोट है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दृष्टि में खोट है, तो प्रश्न चिन्ह लगेंगे। अगर वो निष्पक्षता से काम कर रहे हैं तो कोई खोट नहीं लगेगा। एक बेहतर उदाहरण मैं देना चाहूंगा। एक 6ठी क्लास में पढ़ने वाली मुस्लिम बिटिया ने जब गीता को लेकर के देश भर का एक बड़ा आयोजन हुआ, प्रतियोगिता हुई, तो वो प्रथम आई। एक खुला मंच था जिसमें सब धर्म के लोग आ सकते थे। वो मुस्लिम बिटिया आई, जैसा रावण का उदाहरण अभी वेदभूषण जी ने दिया, तो वो बिटिया मुस्लिम थी लेकिन गीता में आई। जो प्रथम पुरस्कार उसको मिला, जो मुझे लगता है 1 लाख या 2 लाख से ऊपर की रकम थी, उसने बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए डोनेट कर दिया, दान में दे दिया। वो घर नहीं ले गई उस चीज को। तो ये बेहतर शिक्षा, बेहतर वातावरण के परिणाम है। बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उदाहरण दिया कि एक मुस्लिम व्यक्ति संस्कृत पढ़ाने के लिए योग्यवान हो गया, पीएचडी की हुई, उसकी योग्यता थी, लेकिन लोगों ने विरोध किया। तो ये जो विरोध हो रहा है, जो वातावरण दूषित हो रहा है, उस वातावरण को दूषित होने से बचाना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले अपनी दृष्टि ठीक करनी पड़ेगी। हम किसी धर्म विशेष को गलत दृष्टि से देखेंगे, किसी धर्म विशेष की शिक्षण संस्थानों को गलत दृष्टि से देखेंगे, हम मस्जिदों को गलत दृष्टि से देखेंगे, हम कब्रिस्तानों को गलत दृष्टि से देखेंगे, तो ये देश में अच्छा वातावरण निर्मित नहीं होगा। अच्छे वातावरण के लिए सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। जो संवैधानिक अधिकार हम सबको मिले हैं, कोई बात अगर गलत लगती है तो उस पर कार्रवाई के लिए खुले मंच है, पुलिस थाने है, सरकार है, उचित मंच है। उन उचित मंचों से हम शिकायत करें और कार्रवाई की बात रखें। जी ठीक है। दुर्गेश मिश्रा जी, आखिरी प्रतिक्रिया। एक अंतिम बात, क्योंकि अनिल गर्ग साहब चले गए, उन्होंने एक बात कही थी कि मदरसों को अनुदान क्यों नहीं, तो वो खुद आरएसएस से संबंधित हैं, गैर मान्यता प्राप्त संगठन है आरएसएस, जिसने खुद अभी तक मान्यता नहीं ली है किसी तरीके की, और अनुदान की बात कर रहे हैं वो। तो यहां तो सरकार सब्सिडी छोड़ने की बात करती है, सीनियर सिटीजनों को रेलवे में रियायत देने की, खत्म करने की बात करती है। तो अगर कोई मदरसा अनुदान नहीं ले रहा तो ये तो स्वागत योग्य कदम है कि खुद वो अपने पैर पे खड़े हो रहे हैं। यहाँ तो आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात हो रही है। तो अगर मदरसे आत्मनिर्भर हो रहे हैं तो ये स्वागत योग्य कदम है। नहीं, मान्यता ले लें, कोई जरूरी नहीं है कि वो मदद से ही वो खड़े हों। वो मान्यता ले लें, अपने जो भी यार्ड स्टिक्स होते हैं, जो उसके नियमावली है, उसका पालन करें और ये कह दें कि हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। लेकिन मान्यता लेने के तो अलग अलग तरीके होते हैं। आरएसएस सुरजीत भाई, आरएसएस संगठन से जो अनिल गर्ग जी बोल के गए, वो कहे कि अनुदान क्यों नहीं लेते हैं। मैंने उस बात को आगे बढ़ाया कि अगर कोई मदरसा आत्मनिर्भर हो रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है, आपत्ति क्या है। और हम पांचों में से केवल एक ही यही उठता है ना यश जी, संचालन करता है, सवाल यही उठता है मदरसा में क्या होता है। जी यश जी, सवाल यही उठता है कि आप अनुदान नहीं ले रहे, बच्चों से फीस नहीं ले रहे हैं, इसके बावजूद आप उनको किताबें दे रहे हैं, उनको आप तमाम सुविधाएं दे रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये फंड आता कहां से है। अब जो कुछ मदरसों में ये दिखा है कि वो पीएफआई जैसे संगठन उसको सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर पहले सिमी का नाम आता था, अब ये समझ में आई बात कि असम में अलकायदा भी कुछ मदरसों को सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति से तो बचना चाहिए ना। अगर ऐसी स्थिति से बचना है तो उसका सर्वे होना तो जरूरी है। नहीं तो सुरजीत भाई, हमारे देश में जितने आंदोलन हुए हैं वो चंदे से हुए हैं। तो अगर हम चंदे को बदनाम कर देंगे कि सरकारी अनुदान नहीं मिल रहा, तो कहां से जांच कीजिए ना, जांच में कोई आपत्ति नहीं है। वही जांच तो हो रही है, वही जांच तो गलत है तो पकड़िए, लेकिन बदनाम तो मत कीजिए। दृष्टि ठीक रखिए। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, बदनाम मत कीजिए। नहीं, आप बदनाम को लेकर के अन्ना हजारे जी ने बड़ा आंदोलन किया और दुनिया भर से चंदा मिला, तो क्या हम उस आंदोलन को बदनाम कर देंगे। और ये भी खत्म करने के लिए आंदोलन था। ये भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं यश जी, ये भी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोई योगी सरकार का फरमान नहीं था, बल्कि ये राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने ऐसा अनुरोध किया था कि यहां बच्चों के साथ गलत हो रहा है, बच्चों को वो मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही, इसलिए इसका सर्वे कीजिए। तो योगी सरकार ने सर्वे करने के आदेश दे दिए। तो इसमें आप अगर मंशा पे सवाल खड़े करते हैं तो सवाल तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग पे भी खड़े हो जाएंगे ना। चलिए ठीक है, बाल संरक्षण आयोग तो केंद्र सरकार के अंतर्गत ही काम कर रहा है ना। हाँ ठीक है, तो वो कुछ अलग से नहीं कर रहे। दूसरा, मैंने ये कहा कोई भी संस्था हो, दृष्टि ठीक रखनी पड़ेगी। हम पहले से ही सोच, मैं आपके टीवी चैनल पे आया, आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं ये सोच के आऊं कि आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, आक्रोशित होकर के आपसे बात करता रहूं, तो वातावरण तो अच्छा नहीं होगा जी। मुझे मेरी बात रखने का आपने अधिकार दिया है, मैं उसको अच्छे तरीके से बात रखूं।
आप मेरे से अच्छे तरीके से सवाल पूछे, तभी वातावरण अच्छा रहेगा। अगर आपकी दृष्टि मेरे प्रति गलत रहेगी तो मैं जवाब भी नहीं दे पाऊंगा और आपका सवाल भी नहीं ले पाऊंगा। बिल्कुल सही। वातावरण दूषित होगा, ये प्रोग्राम जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। उसी तरीके से मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं, सरकार कोई कदम उठाना चाहती है, मंशा उसकी अच्छी है, तो दृष्टिकोण भी अच्छा होना चाहिए, दृष्टि भी अच्छी होनी चाहिए, पूर्व ग्रह से बच करके काम करना चाहिए। हम हर उस काम का स्वागत करेंगे। देश में आर्थिक रूप से आरक्षण देने की बात आई, हमने सहयोग किया। देश में अन्य प्रोग्राम चले, अन्य कार्रवाई हुई, अन्य चीजें हुई, हमने सहयोग किया पार्टी के रूप में। और पार्टी मीटिंग्स बुलाई जाती है, उसमें हमसे सहयोग मांगा जाता है, सलाह मांगी जाती है, हम देते हैं उसमें सलाह और सरकार का सहयोग करते हैं। लेकिन जिस चीज में सरकार तानाशाही रवैया करेगी, किसी संस्था को, किसी लोग, कुछ लोगों को बदनाम करने का काम करेगी, तो राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम उन लोगों को संरक्षित करें और उचित बात के लिए हम उचित कार्रवाई करवाएं। जी जी दुर्गेश जी, समय कम है, आखिरी प्रतिक्रिया बहुत कम शब्दों में। हाँ, बहुत कम शब्दों में। जैसे इन्होंने कहा कि वो एक बच्ची थी, उसने गीता को कंठस्थ किया, तो इनको शायद जानकारी नहीं होगी कि गीता कंठस्थ करने के कारण उसके खिलाफ दारुल उलूम देवबंद से और कुछ और तालीमी इदारों ने फतवा जारी किया था। राष्ट्रपति श्री कलाम जी ने जो मतलब आप कह रहे हैं कि वो बच्ची ने गलत किया? मैं नहीं कह रहा हूँ, तालीमी इदारे मदरसे यही दृष्टि में अंतर होता है। मैं क्या बता रहा हूँ और ये क्या दिखा रहे हैं? देखिए, आप अंतर होता है। आप बात सुनिए पहले क्या हो रहा है। उन्होंने तालीमी इदारों ने, मदरसों ने फतवा जारी किया था कि ये गैर इस्लामी है। कलाम साहब ने आरती उतारी दिल्ली में रामलीला मैदान में, तो कई तालीमी इदारों ने कहा कि ये गैर इस्लामी है। और जहां तक रही है, अभी जो बता रही कि सपा ने क्या क्या किया, तो सपा ने मुजफ्फरनगर में हिंदुओं का नरसंहार कराया, कैराना से हिंदुओं को पलायन कराया, आजम जैसे गुंडे पाले, और ये जो बात कर रहे थे, सुनिए, अरे आपको मिर्ची लगने लगी, अब आपको मिर्ची लगने लगी, अब आपको जवाब नहीं है तो मिर्ची लगने लगी। मुसलमान है जो है कंट्री से चंदा नहीं लेती है, भारत के हिंदुओं के छोटे छोटे खर्चे से आरएसएस चलता है, कोई गल्फ से पैसा नहीं आता है। और आरएसएस का पूरा ऑडिट होता है, फाइनेंशियल पूरा ऑडिट होता है उनका। और जहां तक रही मान्यता की बात, आरएसएस के जितने भी स्कूल है, चाहे 5वीं तक के हो, चाहे 10वीं तक के हो, सब मान्यता, कोई गैर मान्यता प्राप्त संगठन है क्या? आरएसएस स्वयं मान्यता प्राप्त संगठन नहीं है, उसका ऑडिट होता है। आप भैया रजिस्ट्रेशन करा लीजिए ना, आरएसएस के नाम से आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। विषय ये था। चलिए, समय की कमी है, समय की कमी है। अरे हमारी मर्जी, हम संगठन नहीं चलाते, हम नहीं कराते रजिस्ट्रेशन, आप जबरदस्ती। चलिए, तमाम मेहमान जुड़े हमारे साथ, समय की कमी है, प्रोग्राम को आगे हम नहीं बढ़ा पाएंगे। तमाम मेहमान जुड़े, सबका धन्यवाद। उन्होंने अपने विचार रखे यहाँ पर, और विचारों में निकल करके यही बात सामने आई कि जो सर्वे हो रहा है, जो मौलाना साहब ने भी कहा, जो वेदभूषण जी ने भी कहा, वो सर्वे अच्छा है। अगर अच्छे के लिए कुछ हो रहा है, अगर मदरसे में जो पढ़ रहे बच्चे हैं उन बच्चों के लिए कुछ हो रहा है, उनकी बेहतरी के लिए हो रहा है, तो सब कुछ ठीक है। बस फर्क यह है कि अगर मंशा सही हो, सरकार की मंशा सही है, जो ये कह रहे हैं, उनके जो अल्पसंख्यक राज्य मंत्री हैं दानिश अंसारी जी, वो भी यही कह रहे हैं कि हम कुछ बेहतर करना चाहते हैं, और जो वहां का करिकुलम है, जो वहां का पाठ्यक्रम है, उसको आधुनिक बनाना चाहते हैं, उसको ऐसा बनाना चाहते हैं कि ताकि उससे पढ़ के जो बच्चे निकले वो अपने पैर पे खड़े हो पाए, वो कोई रोजगार कर सके और अच्छी शिक्षा जो है वो आगे पा पाए। इस तरह की कोशिश है सरकार की। लेकिन वो वैसी जैसे कुछ लोग हैं जो भड़काते हैं और ये कहते हैं कि एक छोटा एनआरसी है। तो सवाल यही उठता है कि अगर कुछ अच्छा कदम है, कुछ अच्छी पहल की जा रही है, तो उसका बिना सोचे समझे, केवल इसलिए क्योंकि मैं मुस्लिमों के बीच लोकप्रिय हूं या मुझे मुस्लिमों का हितैषी माना जाए, इसलिए आप बिना सोचे समझे कोई बयान दे देते हैं, तो गलत यह है। क्योंकि मंशा की बात होगी तो दोनों तरफ से होगी, केवल सरकार की तरफ से नहीं होगी। मंशा पे सवाल उनके भी उठेंगे जो बिना सोचे समझे इस तरह की नई पहल है या अच्छी पहल है इसका विरोध करेंगे। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।